हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम मूड डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैनिक एपिसोड, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव एपिसोड, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स, इनके बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में अध्ययन कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स के अंदर हमने साइक्लोथीमिया के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम डिस्थीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्थीमिया से। डिस्थीमिया जो होता है ये भी एक जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर है उसी का क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें पेशेंट माइल्ड डिप्रेशन में रहता है कम से कम 2 साल तक, और इसमें जो वुमेन्स हैं वो उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है देन मेन की अपेक्षा, और ये जो पुअर और अनमेरिड जो पीपल्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्थीमिया। Dysthymic disorders or dysthymia refer to mild depression that last at least 2 years in adults or 1 year in children. Dysthymic disorders या फिर इसे हम डिस्थीमिया भी बोलते हैं, जो कि माइल्ड डिप्रेशन होता है पेशेंट के अंदर कम से कम 2 साल तक, एडल्ट्स के अंदर होता है, और 1 साल जो होता है वो चिल्ड्रंस के अंदर होता है। इट इज़ ट्वाइस एज कॉमन इन वुमेन एज इन मैन। ये जो कॉमन होता है ये वुमेन के अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि ट्वाइस होता है मेन की अपेक्षा, एंड मोर प्रिवलेंट अमोंग द पुअर एंड अनमेरिड। और जो पुअर और अनमेरिड पीपल्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी में बताया गया है कि बिलो नॉर्मल सीरोटोनिन लेवल, यानी कि जो उसका जो नॉर्मल सीरोटोनिन लेवल है वो अगर यदि कम रहता है तो भी उसको डिस्थीमिया हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज वनरेबिलिटी व्हेन मल्टीपल स्ट्रेसर एंड पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आर कंबाइंड विद एनी इनएडिक्वेट कोपिंग स्किल, यानी कि जब व्यक्ति के ऊपर मल्टीपल स्ट्रेसर आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, तब वो अपने आप में एक कमज़ोर हो जाता है और उसकी जो वनरेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि वो माइल्ड डिप्रेशन में आ जाता है, यानी कि उसको डिस्थीमिया हो सकता है। या फिर पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, यदि उसके अंदर कुछ पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स है और जिसके साथ साथ उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं वो इनएडिक्वेट है, यानी कि स्किल्स सही नहीं है और वो सही तरीके से उसका सामना नहीं कर पाता है, जो भी प्रॉब्लम्स पर्सनालिटी प्रॉब्लम आती है तो भी क्या है कि डिस्थीमिया उसके पास हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आता है आपका साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, व्यक्ति परसिस्टेंट सैड, एंशियस और एम्प्टी मूड। इसमें क्या होता है, व्यक्ति लगातार क्या है कि वो उदास रहता है, एंशियस रहता है, और उसका जो मूड है वो बिल्कुल एम्प्टी रहता है, मीन्स कोई भी जो थॉट्स हैं, आइडियाज है उसके दिमाग में नहीं आते हैं। एक्सेसिव क्राइंग करता है वो। इंक्रीज फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है। हेल्पलेसनेस, अपने आप को असहाय, और होपलेसनेस, यानी कि निराशावादी वो हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की, जिसमें वेट और एपेटाइट चेंज, उसका जो वेट और जो एपेटाइट है वो चेंजेस हो जाते हैं, स्लिप के अंदर डिफ़िकल्टीज आ जाती है, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या है कि इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हमने देखते हैं इसमें केयरफुल साइकेट्रिक एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि यदि हम केयरफुल साइकेट्रिक एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री से हम क्या है कि इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसको सही तरीके से यदि हम साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करें, मेडिकल हिस्ट्री उसकी लें, तो हम क्या है कि पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट डिस्थीमिया। इसके अलावा हम बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके मदद से हम क्या है कि पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी हम देते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी हम दे सकते हैं, इसमें ग्रुप थेरेपी हम दे सकते हैं, और ड्रग्स के अंदर हम इसको एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि SSRI और TCA, ये जो ड्रग्स हैं ये हम उनको एंटी डिप्रेसेंट्स के रूप में उनको हम दे सकते हैं। और स्पेशली फॉर पेशेंट हु एग्जिबिट प्रीमिशन, यानी कि स्पेशली उन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं जो क्या है कि निराशावादी ज़्यादा होते हैं, उनको क्या है कि हम एंटी डिप्रेशन या ड्रग्स दे सकते हैं। अदरवाइज हमें ड्रग्स देने की उनको आवश्यकता नहीं है, केवल साइकोथेरेपी से हम उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके नर्सिंग इंटरवेंशन की। तो प्रोवाइड सपोर्टिव मेजर्स सच एज रीएश्योरेंस, वार्मथ, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। पेशेंट को हम सपोर्टिव मेजर्स प्रोवाइड कराएं, जैसे कि हम उसको रिएश्योरेंस करें, वार्मथ दें, उसको
अवेलेबिलिटी उत्पन्न कराएं और एक्सेप्टेंस उसके साथ रखें। तो इससे क्या है कि पेशेंट के अंदर एक सपोर्टिव मेजर्स प्राप्त होता है और वो क्या है कि इससे थोड़ा थोड़ा क्या है कि वो सही होने लग जाता है। इसके अलावा टीच पेशेंट अबाउट द इलनेस, पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में आपको बताना है, कैसी बीमारी होती है, क्यों होती है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमको रखने होते हैं। तो ये सारी बातें क्या है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं। इसके अलावा एनकरेज पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स, और जो पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स होते हैं उनके लिए उसको एंकरेज करना है, यानी कि सही तरीके से खाना खाना, सही तरीके से स्लीप लेना, सही तरीके से एक्सरसाइज करना, और जो भी पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स होती हैं उसका क्या है कि उसका ध्यान रखना। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये नर्सिंग इंटरवेंशन के रूप में हम उनको बता सकते हैं। तो ये तो होता है आपका डिस्थीमिया। इसके बाद हम बात करेंगे फॉलो अप होम केयर रिहेबिलिटेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर्स की, यानी कि अभी तक हमने डिसऑर्डर्स के बारे में देखे, मूड डिसऑर्डर्स के, जिसमें हमने बाइपोलर डिसऑर्डर्स हमने देख लिया, मैनिक एपिसोड हमने देखा, डिप्रेसिव एपिसोड हमने देखा, रिकरेंट एपिसोड हमने देखा, और जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर है ये भी हमने क्या है कि अभी डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने साइक्लोथीमिया और डिस्थीमिया इनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या है कि फॉलोअप और होम केयर रिहेबिलिटेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि डिप्रेशन और मेनिया के अंदर पेशेंट और फैमिली को क्या हम टीच कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो हैं हम उसको बता सकते हैं जिससे क्या है कि उसका जो होम के अंदर वो अपनी पेशेंट है वो केयर कर सकें और उसकी देखभाल कर सकें उसके पेरेंट्स। तो हम बात करेंगे पहले पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को हम के जो पेशेंट होते हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स उनको क्या हम टीच कर सकते हैं। तो टीच अबाउट इलनेस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की इलनेस जो होती है उसके बारे में हम उनको टीच कराएंगे, उनको बताएंगे डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम उनको बताएंगे। इसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिव ग्रुप्स एंड असिस्ट इन लोकेटिंग रिसोर्सेज, इसके बाद हम उनको जो है उनके सपोर्टिव ग्रुप्स के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सपोर्टिव ग्रुप्स कितने अहमियत रखते हैं आपके लिए, वो कितना आपका साथ देंगे जब आप डिप्रेशन में होंगे, तो वो ये आपको क्या है कि डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो इसलिए उनको जो इम्पोर्टेंस है वो उनके साथ आपको डिस्कस करनी है। एंड असिस्ट इन लोकेटिंग रिसोर्सेज, और उनकी सहायता करनी है कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज होते हैं उनके आसपास हैं, लोकेटिंग है, उनके बारे में भी उनको बताना है। इसके अलावा टीच द एक्शन साइड इफ़ेक्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मेडिकेशंस, यानी कि उनको जो मेडिकेशंस हैं उसके बारे में जो क्या इसका एक्शन होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमको बताने हैं। तो वो सारी बातें मेडिकेशंस के बारे में हमको क्या है कि उनके जो पेशेंट हैं उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या है कि बताना होता है। इसके अलावा डिस्कस मेथड्स ऑफ टू मैनेज साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशंस, मेडिकेशंस के बारे में जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, वो भी क्या है कि हम पेशेंट और फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करते हैं। इसके बाद टीच द फैमिली टू रिकॉग्नाइज सिम्टम्स ऑफ सुसाइडल आइडिएशन एंड हाउ टू कंडक्ट ए सुसाइड असेसमेंट, पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या है कि हम टीच कराएंगे, उनको बताएंगे कि सुसाइडल आइडिएशंस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। यदि पेशेंट्स के अंदर सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं तो वो क्या कौन कौन से सिम्टम्स वो उत्पन्न कर सकता है, तो उन चीज़ों को पहचानने के लिए हम फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। एंड हाउ टू कंडक्ट ए सुसाइडल असेसमेंट, और किस तरीके से हम सुसाइड को असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम उनके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे ताकि कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट होने से पहले वो उसको क्या है कि हमको उसको रोक सकें। नेक्स्ट आता है आपका टेल द फैमिली टू ऑफर द पेशेंट सम हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द पेशेंट्स लेवल ऑफ कैपेबिलिटी टू प्रमोट सेल्फ एस्टीम। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप बताओगे कि जो पेशेंट्स को कुछ जो हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उनको ऑफ़र करें ताकि उसका जो सेल्फ एस्टीम है उसको हम प्रमोट कर सकें पेशेंट का। और जो भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट को देंगे वो पेशेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जो पेशेंट्स का लेवल है वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करने योग्य है ऐसी ही उसके लेवल के अनुसार हमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे देनी चाहिए ताकि उसका जो सेल्फ एस्टीम है हम प्रमोट कर सकें। तो ये तो होता है आपका
पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग डिप्रेशन का। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशेंट एंड फैमिली टीचिंग मेनिया का, यानी कि मैनिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके जो पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स को हम क्या टीच कर सकते हैं। तो टीच अबाउट द बाइपोलर इलनेस एंड वे टू मैनेज द डिसऑर्डर्स। बाइपोलर इलनेस के बारे में हम पेशेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे और किस तरीके से हम इस जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनके पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। टीच अबाउट मेडिकेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। मेडिकेशंस का जो मैनेजमेंट होता है इसके साथ साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका जो मैनेजमेंट जो होता है वो सारी बातें क्या है कि हम पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। फॉर पेशेंट टेकिंग लिथियम टीच अबाउट द नीड फॉर एडिक्वेट साल्ट एंड फ्रूट इनटेक। यदि पेशेंट्स आपका जो लिथियम अगर ले रहा है तो पेशेंट्स को आप बताओगे, उसके फैमिली मेम्बर्स को आप बताओगे कि जो एडिक्वेट साल्ट और जो फ्लूइड इनटेक है जो आवश्यक है वो आपको लेना होता है, तो उसके बारे में आप उसको टीच करोगे। नेक्स्ट आता है आपका टीच द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। पेशेंट उसकी फैमिली मेम्बर्स को साइन ऑफ टॉक्सिसिटी के बारे में आप बताओगे कि कोई भी यदि जो भी आप मेडिसिन लेते हो उससे अभी यदि आपको कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके जो साइंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं उसके बारे में आप उनको डिस्कस में आप उनको बताओगे और उनको ये भी बताओगे कि इस ऐसी अगर टॉक्सिसिटी अगर आती है तो उसके लिए क्या है कि मेडिकल अटेंशन जो है इमीडिएटली आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को आपको बताना होती है। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिलीज अबाउट रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड हाउ टू अवॉइड इट। पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को आप बताओगे कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर के बारे में आप उनको एजुकेट करोगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर है जो आपको नहीं करने चाहिए और इससे क्या है कि आपको जो पेशेंट है वो उसको क्या है कि खतरा हो सकता है। डेंजरस एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ जो आपको नहीं करनी होती हैं तो उसको किस तरीके से हमको अवॉइड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप पेशेंट्स को बताओगे। इसके बाद हम बात करेंगे रिहेबिलिटेशंस की। रिहेबिलिटेशंस के अंदर इन्फॉर्म रिगार्डिंग एरियाज ऑफ रिहेबिलिटेशन सच एज सर्विस लाइक डे केयर सेंटर, शेल्टर्स, वर्कशॉप, कंटिन्यूस केयर क्लिनिक एट्सेट्रा। रिहेबिलिटेशंस में हम पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशंस एरिया के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे कि रिहेबिलिटेशन के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसका क्या है कि वो उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि डे केयर सेंटर्स हैं, शेल्टर्स है, वर्कशॉप है, कंटिन्यूस केयर क्लिनिक्स हैं। तो इनके बारे में आप उनको विस्तृत रूप से आप बताओगे कि क्या काम होता है, कैसे हम उसके अंदर जाते हैं और किस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन के अंदर कर सकते हैं। Other aspect of rehabilitation include teaching basic housekeeping courses, money management, transportation, decision making and appropriate leisure time activities according to the level of the disability seen in the individual patient। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन के कुछ अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी आप उनको बताओगे, उनको इंक्लूड करोगे, जैसे कि उनको टीच कराओगे, जैसे कि बेसिक हाउसकीपिंग कोर्स जो बेसिक हाउसकीपिंग का कोर्स है वो उसके बारे में आप उनको टीच कराओगे कैसे होता है। मनी मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिसीजन मेकिंग है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पेशेंट्स को बताओगे ताकि वो इनके बारे में सोचे और अप्रोप्रिएट चीज़ उसका जो लिजायर टाइम है जो यानी कि जो उसका खाली समय होता है उसके दौरान क्या है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहे उसके अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिसेबिलिटी सीन इन इंडिविजुअल पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट्स के अंदर जो डिसेबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं उसके लेवल के अनुसार जो उसका खाली समय की एक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है कि आप उनको करने के लिए बोलते हो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर, जिसके अंदर पेशेंट्स उसमें लगा रहता है, डिसीजन मेकिंग सही तरीके से ले लेता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशंस का क्या है कि वो सही तरीके से उपयोग कर पाता है। तो इससे क्या है कि वो डिप्रेशंस जो है उसका धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से क्या है कि एकदम ख़त्म हो जाता है और जैसे वो पहले था वैसा ही क्या है कि वो हो जाता है। तो ये तो होता है आपका रिहेबिलिटेशन। तो इसी के साथ आपका जो मूड डिसऑर्डर्स है वो आपका आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट जो यूनिट लेकर हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।